क्या होते हैं, राइट? अब वैदिक सोसाइटी के बारे में जानते हैं। सो अर्ली वैदिक सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट जनास और क्लैंस, दैट इज लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। पहले की जो वैदिक सोसाइटी थी उसमें अलग अलग ग्रुप्स में लोग रहते थे, जिनको हम जना बोलते हैं या क्लैन बोलते हैं। हिंदी में आपने वर्ड सुना होगा कबीला, कबीला बोलते हैं ना, जैसे कबीला ग्रुप्स बनाकर लोग रहते थे, जिसे कि जना भी कहा जाता है। द ऋग्वेदा अलोन लिस्ट ओवर 30 सच जनास। ऋग्वेदा में 30 ऐसे जना या कबीला या क्लैन के नाम दिए गए हैं। For instance, the Bharatas, the Kurus, the Yadus, the Turvashas, ये क्या है? अलग अलग क्लैन जनास के नाम है। आपने सुना होगा कुरुवंश, यदुवंश, तो मतलब इस क्लैन के पर्टिकुलर लोगों को इस तरीके से हम संबोधित करते हैं। Each clan was associated with a particular region of the northwest part of subcontinent. ये हर एक क्लैन एक एक रीजन को रिप्रेजेंट करता है जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आता है। Not much is known of how these janas governed their society. The Vedas only give us a few clues through words like Raja, a king or ruler, Sabha and Samiti, both of which refer to collective gathering or assembly. हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये जो जना थे, क्लैन थे, ये कैसे अपने ग्रुप को गवर्न करते थे। गवर्न करना मतलब कि उस ग्रुप में सभी चीजें जो हो रही हैं उसको कौन एडमिनिस्टर करेगा, कौन देख रेख करेगा कि कैसे क्या होना चाहिए। जैसे आज हमारी गवर्नमेंट फंक्शन करती है, देखती है, केयर करती है कि हमारा देश कैसे चलेगा, तो ऐसा कुछ गवर्नमेंट सिस्टम उस वक्त क्या था उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे आए हैं जिनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे राजा, राजा मतलब क्या हुआ? रूलर, है ना, किंग को कहा गया है। सभा एंड समिति, ये क्या है? ये गैदरिंग या असेंबली, मीटिंग जो होती है ना, मीटिंग का नाम रखा गया, गैदरिंग का नाम रखा गया सभा एंड समिति। ठीक है। Many professionals are mentioned in the Vedic text such as agriculturalist, weaver, potter, builder, carpenter, healer, dancer, barber, priest, etc. बहुत सारे प्रोफेशंस बताए गए हैं, क्या क्या लोग काम करते थे। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो वैदिक टेक्स्ट में यूज हुए हैं, जैसे एग्रीकल्चरलिस्ट मतलब खेती बाड़ी करने वाला, वीवर यानी बुनाई करने वाला, पॉटर यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, बिल्डर यानी घर या किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क करने वाला, कारपेंटर मतलब बढ़ई यानी लकड़ी का काम करने वाला, तो हीलर यानी समवन हु यूज ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस टू रिलीव और हील डिजीज। कोई बीमारी हो गई तो उसको पारंपरिक तरीके से कैसे ठीक किया जाए, ये काम हीलर का होता था। डांसर होते थे, बाबा यानी नाई होते थे, प्रिस्ट यानी पुजारी होते थे, और भी बहुत सारे प्रोफेशनल थे या बहुत सारे प्रोफेशंस थे जो कि प्रैक्टिस किए जाते थे। कहाँ से हम जानते हैं? वैदिक टेक्स्ट से। नाउ लेट्स एक्सप्लोर। डू यू नो द टर्म फॉर अ सोसाइटी वेयर पीपल सेलेक्ट देयर लीडर्स? How do you think people can benefit from such a situation? What could happen if they live under leaders that they did not choose? Hint: think back to what you are learning in the theme governance and democracy. Write your thoughts in paragraph 100 to 150 वर्ड्स। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप किसी ऐसे प्रोसेस के बारे में जानते हैं या ऐसी सोसाइटी के बारे में जहाँ लोग अपने नेता को खुद चुनते हैं? तो इस प्रोसेस का क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है? अगर ऐसा ना हो, मतलब लोग अपना नेता खुद ना चुन पाए, तो क्या इसके नुकसान होंगे या कैसे लोग रहेंगे, इसके बारे में आपको 100-150 वर्ड का एक पैराग्राफ लिखना है। ये आप गवर्नेंस और डेमोक्रेसी चैप्टर से इसकी हिंट ले सकते हैं, जो आपके अगले थीम्स का पार्ट है। चलिए इसका एक सैंपल सॉल्यूशन देख लेते हैं। मैं यहाँ पॉइंट्स में दे रही हूँ, आप चाहें तो इसको पैराग्राफ में लिख सकते हैं। ओके, सो डेमोक्रेसी ही वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके बारे में क्वेश्चन में बात की गई है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। A key aspect of democracy is that government is chosen by people through free and fair election. So democratic form of government में क्या होता है? इलेक्शंस होता है, वोटिंग होती है, जिसके थ्रू लोग अपने नेता को चुनते हैं, लीडर को चुनते हैं। This form of government ensures that power lies with the people and they have a say in governance of their country. So इस टाइप की जो गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें लोगों के पास बहुत पावर होती है। अगर उनके लीडर सही से वर्क नहीं करेंगे जिनको उन्होंने चुना है, तो अगले इलेक्शन में उनको हटा भी सकती है पब्लिक, है ना। तो इसलिए यहाँ पर पब्लिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन कॉन्ट्रास्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट गिव पीपल द अपॉर्चुनिटी टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसकी अपोजिट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होते हैं, वहां पर लोगों के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो अपने नेता को चुन सके। ओके, सो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस वाला जो टॉपिक है आपके अगले थीम में है, तो आप वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम शॉर्ट में आंसर लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वैदिक स्कूल ऑफ थॉट। तो हमने बात की थी स्कूल ऑफ थॉट यानी विचारधारा। सो बहुत सारी विचारधाराएं डेवलप हुई थी, उनमें से एक है वैदिक स्कूल ऑफ थॉट। चलिए पढ़ते हैं। वैदिक कल्चर आल्सो डेवलप्ड मेनी रिचुअल्स। यजनास ऑफन रीड एज यज्ञास डायरेक्टेड टुवर्ड वेरियस deities, god or goddesses for individual or collective benefit or well-being. सो वैदिक कल्चर के दौरान बहुत
सारे नए नए रिचुअल्स यानी रीति रिवाज बने, जैसे यज्ञ है ना, जो हम हवन करते हैं, पूजा करते हैं। ये सारे रीति रिवाज गॉड गॉडेसेस यानी देवी देवताओं के लिए बने थे। कोई व्यक्ति क्यों करता था ये रिचुअल्स? सो इंडिविजुअल या कलेक्टिव बेनिफिट के लिए या वेलबींग के लिए, खुद की या लोगों की भलाई के लिए ये रिचुअल्स, ये यज्ञास किए जाते थे। डेली रिचुअल्स वर जनरली इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर्स एंड ऑफरिंग्स टू अग्नि, द डीटी एसोसिएटेड विद फायर। सो जो डेली की जो प्रार्थना होती थी उसमें प्रेयर की जाती थी, प्रार्थना की जाती थी, और अग्नि देवता जो कि फायर के देवता कहे जाते हैं, उनको कुछ अर्पित किया जाता था और प्रेयर की जाती थी। बट दोज रिचुअल्स बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स इन द कोर्स ऑफ टाइम। धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो रिचुअल्स है बहुत कॉम्प्लेक्स बन गए, पूजा पाठ की विधि बहुत ज्यादा टफ बन गई, आम लोगों को समझ में भी नहीं आने लगी थी। A group of texts known as Upanishad built upon Vedic concept and introduced new ones such as rebirth, taking birth again and again, and karma are actions or their result. उपनिषद एक ऐसे टेक्स्ट यानी बुक्स का कलेक्शन है जिनके कॉन्सेप्ट वैदिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। वैदिक कॉन्सेप्ट यानी जो अभी हमने वेदास जो पढ़े उनमें जो थॉट्स हैं उसी पे बेस्ड है, लेकिन कुछ नई चीजें भी इंट्रोड्यूस की गई उपनिषद में, जैसे रीबर्थ यानी कि दोबारा से बार बार जन्म लेना। कहते हैं ना कि अब अगले जन्म में ऐसा होगा, पिछले जन्म में ऐसा हुआ था, मतलब रीबर्थ। और कर्मा, कर्मा मतलब आपने सुना होगा, हम बोलते हैं जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेंगे, कर्म के हिसाब से उसका फल मिलता है ना। सो कर्मा और रीबर्थ, ये दो कॉन्सेप्ट हम उपनिषद में देखते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू वन स्कूल ऑफ थॉट जनरली नोन एज वेदांता, एक और स्कूल ऑफ थॉट है जिसका नाम है वेदांता। उसके हिसाब से एवरीथिंग, ह्यूमन लाइफ, नेचर एंड यूनिवर्स इज वन डिवाइन एसेंस कॉल्ड ब्रह्म, not to be confused with God Brahma or sometimes just that. So वेदांता के हिसाब से ह्यूमन लाइफ, नेचर, यूनिवर्स यानी कि पूरा ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं, चाहे वो मनुष्य है, प्रकृति है, ये सब किसका पार्ट है? ब्रह्म का पार्ट है। ब्रह्म एक सुप्रीम पावर, ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। यहाँ पर ब्रह्म, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये हम भगवान ब्रह्मा की बात नहीं कर रहे हैं। ब्रह्म क्या है? एक दैविक सुपर पावर है, ओके। और समटाइम्स इसे हम क्या बोलते हैं? टैट या दैट। सो टू वेल नोन मंत्रास एक्सप्रेस दिस इन अ सिंपल बट प्रोफाउंड वे। तो यहाँ पर मंत्रास दिए गए हैं जिसमें ब्रह्म का यूज किया गया है और बहुत अच्छे से समझाया गया है। चलिए देखते हैं। सो पहला है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ओके, आई एम ब्रह्म, दैट इज टू से आई एम डिवाइन। मैं क्या हूँ? दिव्य हूँ, दैविक हूँ, सबसे ऊपर सुप्रीम पावर हूँ। तत्त्वम असि, यू आर दैट, आप वही हो। कौन? ब्रह्म की यहाँ पर बात हो रही है, ओके। सो द उपनिषद ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा और सेल्फ। सो उपनिषद में एक और कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं आत्मा या सेल्फ। ये आत्मा क्या है? द डिवाइन एसेंस दैट रिसाइड इन एवरी बीइंग बट इज अल्टीमेटली वन विद ब्रह्म। ये एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो सबके अंदर होती है, लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा था कि अल्टीमेटली पूरा यूनिवर्स किसमें समाहित है? ब्रह्म में। तो सारी आत्माएं ब्रह्म का ही पार्ट हैं। इट फॉलोज दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। सभी चीज इस दुनिया में एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। दिस एक्सप्लेन्स अ कॉमन प्रेयर दैट बिगिंस विद सर्वे भवन्तु सुखिना और मे ऑल क्रिएचर्स बी हैप्पी एंड गोज ऑन टू विश देम ऑल टू बी फ्री फ्रॉम डिजीज एंड सॉरो। सो ये जो लाइन लिखी थी कि सभी जीव एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, सो ये प्रेयर इस थॉट को जस्टिफाई करती है जिसमें कि सभी के लिए प्रेयर की जा रही है कि मे ऑल क्रिएचर्स बी हैप्पी, सभी जीव, सभी प्राणी खुश रहें। सर्वे भवन्तु सुखिना, इसका मतलब यही है कि सब खुश रहें और सभी दुख और बीमारियों से दूर रहें। Okay, now early in the 1 millennium BC, several more school of thoughts grew out of Vedas. So 1000 बिफोर कॉमन एरा हमने देखा कि वेदास से और भी बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स डेवलप हुए। वन ऑफ देम वाज योगा। ऐसा ही एक क्या है? योगा। जैसे अभी हमने वेदांता पढ़ा, वैसे ही योगा भी एक स्कूल ऑफ थॉट है विच डेवलप्स मेथड इंटेंडेड टू अचीव द रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्म इन वंस कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ समथिंग विद इन वन सेल्फ।
जागरूकता होना, हमारे अंदर क्या है उसके बारे में जानना, हम सचेत हैं, सचेत होना। सो योगा जो स्कूल ऑफ थॉट है, इसमें ऐसे प्रोसेस डेवलप किए गए, ऐसे मेथड डेवलप किए गए जिसके द्वारा हम ब्रह्म को रियलाइज कर सकें, ब्रह्म को जान सकें। ओके, आपने देखा होगा योग करते वक्त आंखें बंद रहती हैं, हम एक ध्यान मुद्रा में होते हैं। सो योगा के थ्रू हम ब्रह्म को समझते हैं, कॉन्शियसनेस मतलब उसकी जानकारी रखते हैं। टुगेदर these schools of thought became the foundation for what we call Hinduism today. सो आज जिसे हम हिंदुइज्म कहते हैं, हिंदुत्व कहते हैं, तो यही सारी विचारधाराएं, सारे स्कूल ऑफ थॉट्स ने इस हिंदुइज्म की फाउंडेशन यानी नींव रखी है, जिसके ऊपर हिंदुइज्म इतना ज्यादा डेवलप हुआ है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, विद दिस वी आर डन विद पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है, ये चैप्टर थोड़ा